नमस्कार प्रिय बंधुओं, कैसे हो आप? बढ़िया हो? वेरी गुड। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम स्वर वर्ण के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। कल की जो अपने पीछे की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 है वाक्य विचार। तो कल की क्लास में अपन ने वर्ण विचार से शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। फिर अपने स्वर वर्ण से शुरुआत की थी। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी रुकावट के अपने मुख के अवयवों से बाहर निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और इन 11 स्वरों के 10 मात्राएं होती हैं। दोस्तों, अस्वर की मात्रा नहीं होती। फिर अपने स्वरों का वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण में अपने सबसे पहले पढ़ा था कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु स्वर कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, एकमात्रिक स्वर कह सकते हैं इनको, और मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर से संबंधित क्वेश्चन है वो आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पहले आ चुका है। तो लघु या ह्रस्व स्वर है, ये नाम तो अपन को संपूर्ण किताबों में मिल जाता है, लेकिन मूल स्वर का जो नाम है वो दोस्तों नहीं मिलता है। तो आप ध्यान रखना कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर और एकमात्रिक या मूल स्वर ये चारों एक ही नाम है। तो जो लघु स्वर होते हैं वो दोस्तों 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बाद में दीर्घ स्वर, नंबर 2 पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये होते थे दोस्तों आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दोस्तों 7 होते हैं दीर्घ स्वर। फिर नंबर 3 पर आता है प्लुत। तो जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दोस्तों, प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। दोस्तों, फिर आगे आता कि जीवा के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया था, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में मैंने उदाहरण दिए थे कि ई, ए, ऐ और री। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर का उदाहरण आता है दोस्तों ए को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। फिर पश्च स्वर, तो पश्च स्वर में अग्र और मध्य में जो स्वर आगे जो बच गए अब वो आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे दोस्तों? ऊ आ जाएगा, ऊ नहीं आया वहां पर, और आ नहीं आया, और ओ औ। तो ये आ जाएंगे दोस्तों पश्च स्वर में। फिर ओष्ठों की गोलाई के आधार पर बताया था मैंने, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख होठ है वो गोल हो जाते हैं, होठों की आकृति गोल हो जाती है। तो इनके उदाहरण थे ऊ, ओ, औ। और अवृत्ताकार, अब जो वृत्ताकार में आगे ने 4 स्वर ऊ, ओ, इनके अलावा जो बच गए वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे। दोस्तों, तो उसमें आ जाएंगे ए, आ, ई, री, ए, ऐ, ये आ जाएंगे अवृत्ताकार में। फिर मुख आकृति के आधार पर पढ़ा था अपने, मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर नंबर 1 पर बांटा गया विवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुख प्राय खुला सा रहता है। विवृत का अर्थ होता है फूलना। तो इसका उदाहरण होता है दोस्तों आ के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है। अपन आ का उच्चारण करेंगे ना तो मुख सबसे ज्यादा खुला रहेगा। फिर संवृत स्वर नंबर 2 पर, विवृत का विलोम संवृत होता है। दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना आपको, विवृत का विलोम संवृत। तो संवृत स्वरों में दोस्तों संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद, मुख प्राय बंद सा रहता है। और इसके जो मैंने उदाहरण दिए थे वो ये थे ई, ऊ और री। विवृत का क्या दिया था? विवृत में आ आता है,
फिर संवृत लिखा है, तो संवृत में क्या कि आग के बाद में लगातार 5 स्वर, आग के आगे वाले जो लगातार 5 स्वर हैं वो संवृत में आ जाएंगे दोस्तों। फिर अर्ध, 3 नंबर पर अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का अर्थ होता है दोस्तों मुख प्राय आधा खुला रहता है, मुख प्राय आधा खुला रहता है। इसके उदाहरण थे ए, ऐ और औ। फिर 4 नंबर पर आएगा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत का अर्थ होता है दोस्तों मुख प्राय आधा बंद सा रहता है, और इसमें दोस्तों ए और ओ आएंगे, ए और ओ। तो दोस्तों आज जो अपन अब चर्चा करेंगे उनसे आगे पॉइंट नंबर 5, वह उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? उच्चारण स्थान के आधार पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। नंबर 5, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों पहले नंबर पर क्या पढ़ा था? उच्चारण काल के आधार पर। सबसे शुरू का जो अपन ने पढ़ा था ना वो उच्चारण काल के आधार पर था। काल का अर्थ था समय। समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए थे। समय के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के माने गए दोस्तों? 4 प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाएंगे दोस्तों? 4 प्रकार के माने जाएंगे दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर 4 प्रकार के, उच्चारण काल के आधार पर 3, क्योंकि काल को समय बोलते हैं और समय में 3 अक्षर होते हैं, तो इस ट्रिक से याद रखना आप। फिर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, तो जीवा में 3 अक्षर होते हैं तो उसके आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर ओठ की गोलाई के आधार पर मैंने लिखा था ओष्ठों की गोलाई, तो आप उनको ओठ मान लो। ओठ, और ओठ कितने होते हैं? 2 होते हैं, ऊपर का और नीचे का। तो ओठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फिर 4 नंबर मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति में 4 अक्षर हैं, तो मुखाकृति के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर ये भी 4 प्रकार के। तो मुखाकृति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर दोनों के प्रकार कितने दोस्तों? 4 ही हैं। तो अब देखो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पर है कंठे स्वर। नंबर 1 पर कंठे स्वर। नंबर 1 पर दोस्तों है कंठे स्वर। परिभाषा: जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों का उच्चारण कंठों के द्वारा होता है, जिन स्वरों का उच्चारण कंठों के द्वारा होता है। तो ए और आ, इसके उदाहरण ए और आ का अपन उच्चारण करें तो श्वास वायु है वो कंठों को मामूली से स्पर्श करके बाहर निकलेगी। ए आ, तो कंठों को मामूली से स्पर्श करके श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है। तो इसके उदाहरण हो गए दोस्तों ए और आ। अब नंबर 2 पर तालव्य। तालव्य का मतलब जिनका उच्चारण तालू से होता है। तालू जो ऊपर के दांत होते हैं ना, ऊपर के दांत, उनसे के ऊपर मसूड़े होते हैं और मसूड़ों से ऊपर का जो स्थान होता है वो उसको तालु बोलते हैं दोस्तों। तो तालु में ई ई ए ऐ अपन किसी भी स्वर का 3 बार उच्चारण करेंगे ना आराम से, तब हमें पता लग जाएगा कि इस स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है। ई को आप 3 बार बोलो तो जहां पर जीवा जाकर के स्पर्श करेगी, मुख्य जिस अवयव को जीवा मामूली सा स्पर्श करेगी वही उच्चारण स्थान माना जाएगा उस वर्ण का। तो अब ई बोलेंगे अपन ई ई ई। अब देखो तो जीवा है वो तालु के पास जा रही है और हवा है वो तालु को स्पर्श करेगी, क्योंकि हवा है वो जीभ के सारे चलती है, जीवा के सारे हवा चलती है। इसलिए जहां पर जीवा, जिस तरफ जीवा जाएगी उधर ही हवा जाएगी। और फिर
हवा उस उच्चारण स्थान को स्पर्श करके फिर मुख से बाहर निकलेगी दोस्तों। तो ई, फिर बड़ी ई का उच्चारण करेंगे ई ए ऐ, तो ये तालव्य हैं दोस्तों। इनको ई और ए को तालव्य स्वर कहते हैं। तो इनके उदाहरण हो गए छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अब नंबर 3 पर आता है दोस्तों मूर्धन्य। मूर्धन्य स्वर क्या दोस्तों? मूर्धन्य स्वर। मूर्धा, मूर्धा मतलब तालु से ऊपर का स्थान होता है मूर्धा दोस्तों। मुख का सबसे कठोर स्थान, तालु से भी ऊपर स्थान होता है, उसको मूर्धा के नाम से जाना जाएगा। री का उच्चारण करेंगे री, री। तो जीभ जहां पर स्पर्श करिए देखो, जीभ वो है तालु। अपन री का 3 बार बोलो आप, री को 3 बार, री 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 री, मतलब ये जो री है ना, ऐसे छोटी री, इसका आप उच्चारण करो। वर्तमान में जो री होती है संस्कृत में, वो छोटी री का रूप ले रखा है उसने, छोटी री। तो आप छोटी री का उच्चारण करो 3 बार, तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है। कहां से होता है? मूर्धा से। ये री इसका उदाहरण है दोस्तों, मूर्धन्य। और नंबर 4 पर आएगा ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा होठों को स्पर्श करती है। हवा किनको स्पर्श करती है? होठों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है। तो वो है दोस्तों ऊ ओ औ, ऊ ओ औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये औ, ये है दोस्तों। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा दोस्तों? 4 आधार पर। कंठ स्वर जिनके उच्चारण में हवा कंठों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। तालव्य स्वर जिनके उच्चारण करने पर हवा तालु को स्पर्श करने के बाद बाहर निकलती है। मूर्धन्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हवा मूर्धा को स्पर्श करने के बाद बाहर निकलेगी। और ओष्ठ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने पर श्वास वायु है वो ओठों को स्पर्श करने के बाद मुख से बाहर निकलेगी। तो ये इनके उदाहरण है दोस्तों। कंठ में ए आ, तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, और मूर्धन्य में आ जाएगा री। और ओष्ठ में क्या आएगा दोस्तों? ओष्ठ में आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आएंगे दोस्तों ओष्ठ में। अब दोस्तों इनके अलावा भी संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं, और उनसे संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों? नोट लगा करके लिखेंगे। नोट, ये लाल पेन यहाँ इस ब्लैक पर कम चलता है, अपन दूसरा ले लेंगे दोस्तों। कौन सा दोस्तों? नोट। नोट लगा करके मैं लिखाऊंगा आपको कि इनके कुछ उच्चारण स्थान होते हैं, वो दोस्तों कौन से होते हैं? नोट स्वरों के संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं। हाँ, स्वरों के जो उच्चारण स्थान होते हैं, हाँ, वो व्यंजन में आएंगे दोस्तों। वो उच्चारण स्थान क्या आते हैं? व्यंजन में आएंगे। इसमें आएगा विशेष तथ्य। क्या आएगा? विशेष तथ्य। अब
विशेष तथ्य क्या आएगा दोस्तों? देखो विशेष तथ्य में, विशेष तथ्य में अपन अध्ययन करेंगे नंबर 1 पर अयोगवा है। क्या अध्ययन करेंगे? अयोगवा है। अयोगवा। अब दोस्तों अयोगवा किन्हें कहते हैं? मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान, मतलब जिनको न तो स्वरों में गिना जाता है न व्यंजनों में गिना जाता है, उन्हें अयोगवा कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं होता है। तो इस अयोगवा के दोस्तों उदाहरण है अंग, ये अनुस्वार अंग और ये विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग इसके उदाहरण है दोस्तों, अंग और अ। बार खड़ी में लिखते हैं अपन, लेकिन जब मैंने स्वर लिखाए थे ना 11, उनमें ये नहीं आए थे। 11 स्वर औ तक ही आए थे, बाकी के अंग और अ वहां नहीं आए थे। तो स्वर कितने लिखाए थे? 11। अब कई लड़कों के दिमाग में प्रश्न उठा कि अंग और अ क्यों नहीं लिखाया और इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंग और अ स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इन्हें अयोगवा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अयोगवा है। अंग और अ को अयोगवा नाम दिया गया। ये जो अनुस्वार है और ये जो दो ऊपर नीचे दो बिंदियां हैं, इनको विसर्ग नाम जानते हैं, विसर्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये है, ये अनुस्वार और विसर्ग है ना, ये अयोगवा है, क्योंकि इन अनुस्वार और विसर्ग को अ के बिना नहीं बोला जाता। इनको अ के साथ में बोलेंगे अंग और अ है, इसको बोलेंगे अंग और इसको बोलेंगे अ है। अ स्वर के साथ ही इनको बोलेंगे, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। अ योग मानी मेल, अ के योग से बोलते हैं इनको अनुस्वार और विसर्ग को अ के योग से बोलेंगे, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि निम्न में से अयोगवा है स्वर कौन सा है? तो अंग और अ है वो अयोगवा है दोस्तों। अब नंबर 2 गृहीत स्वर। गृहीत स्वर बोल सकते हैं। दूसरा आगत भी नाम है इसका, आगत स्वर, और मेहमान स्वर भी कह सकते हैं, और मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। इनको 3 नाम है दोस्तों इसके, 3 नाम है। गृहीत स्वर, आगत स्वर भी बोल सकते हैं, और मेहमान स्वर। मेहमान स्वर इसको इसलिए कह सकते हैं, ये विदेशी भाषा से आया है, विदेशी भाषा से आया है ये स्वर, इसलिए इसको दोस्तों मेहमान स्वर कहते हैं। और ये है दोस्तों ओ। क्या दोस्तों? ओ। अर्ध चंद्र बिंदु है स्वर, अर्ध चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं है दोस्तों, यहां पर अर्ध चंद्र बिंदु आएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ओ उच्चारण करेंगे, इसका ओ उच्चारण करेंगे। और बना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि ओ स्वर बना कैसे है। तो कैसे बना दोस्तों ओ स्वर? आ प्लस ओ के योग से बना है दोस्तों। ये क्या बना है दोस्तों? आ प्लस ओ के योग से बना है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था एग्जाम में? ये आरपीएससी में पूछ लिया गया दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों ये हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन, कि ओ स्वर बनता कैसे है, किन स्वरों के मेल से बनता है? आ और ओ के मेल से बनता है दोस्तों ये। और ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग किया जाता है इसका, हिंदी भाषा के शब्दों में नहीं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ओ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जैसे उदाहरण दूं अगर मैं, कॉलेज, कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों, और यहाँ कॉलेज पर ओ स्वर से लिखा जाएगा ये हॉस्पिटल। कॉलेज है, हॉस्पिटल है। ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये किसके ओ स्वर से मिलकर के बने हैं, को, हो, ये दोनों किससे मिलकर बने हैं? ओ स्वर से। ओ स्वर जो जिसको मेहमान स्वर भी कह सकते हैं अपन, और गृहीत स्वर या आगत स्वर भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम दोस्तों।
अब दोस्तों अपन बात करते हैं, ऑफिस भी नाम ले सकते हैं अपन, ऑफिस। ऑफिस तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, वो जितने भी अंग्रेजी भाषा के शब्द होगा और हिंदी भाषा के शब्दों पर नहीं होता इसका प्रयोग। दो ये गृहीत स्वर हो गए, जैसे उदाहरण 1 नंबर पर अयोगा, नंबर 2 पर गृहीत स्वर। अब नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। अनुनासिक। अनुनासिक स्वर। सबसे पहले तो दोस्तों अनुनासिक की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। किन से दोस्तों? मुख प्लस नाक दोनों से। मुख प्लस नाक, इन दोनों से श्वास वायु बाहर निकलेगी। आपको मुख और नाक ये दोनों शब्द याद रख लो। अनुनासिक में, अनुनासिक में श्वास वायु मुख से भी बाहर निकलती है और नाक से भी बाहर निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। उदाहरण जितने भी स्वर अपने 11, उनके ऊपर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई के देखो यहां लगेगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, छोटा ए आएगा यहां पर। ए, आई, ओ, औ। इन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। इन्हें चंद्र बिंदु लगा करके दर्शाया जाता है। किसे? चंद्र बिंदु से। अनुनासिक स्वर में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है और इन्हें चंद्र बिंदु लगा करके दर्शाया जाता है दोस्तों। तो जो 11 स्वर हैं अपने, इनके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ किसी भी स्वर के ऊपर तो उसे अनुनासिक स्वर के नाम से जाना जाएगा। चंद्र बिंदु का ध्यान रखना दोस्तों। किसे? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु लगा करके इन्हें दर्शाया जाता है। अब नंबर 3, 4 निर्नुनासिक। निर्नु निर्नुनासिक या अनुनासिक। अनुनासिक दो नाम है इसके दोस्तों। अनुनासिक ऊपर वाले का अनुनासिक है दोस्तों, और इसका निर्नुनासिक भी कह सकते हैं अपन। और दूसरा क्या नाम है दोस्तों? अनुनासिक। इसमें सिर्फ हवा मुख से ही निकलेगी, सिर्फ मुख से ही, नाक का प्रयोग नहीं होता। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर आवाज सिर्फ मुख से ही बाहर निकले उन्हें निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर कहते हैं। सिर्फ मुख से ही आवाज बाहर निकले, सिर्फ मुख का ही प्रयोग होता है इसमें। सिर्फ मुख से हवा बाहर निकले। और अपने जो मूल जो 11 स्वर होते हैं ना, वो इसके उदाहरण होते हैं सारे। जो मूल 11 स्वर होते हैं वो सारे इसके उदाहरण है दोस्तों। तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। मूल स्वर है ना जितने भी, ए, आ, यहां अपन ने री को नहीं लिखा था दोस्तों। री भी आएगा यहां के ऊपर। ऊ, ये री, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ।
ये मूल मूल स्वर होते हैं जो 11, वो नीरनुनासिक या अनुनासिक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। क्या नाम से जाने जाते हैं? नीरनुनासिक या अनुनासिक के नाम से जाने जाएंगे। तो अनुनासिक स्वर मुख और नाक, हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, और नीरनुनासिक में सिर्फ मुख से ही बाहर निकलती है, नाक से हवा बाहर नहीं निकलती। अब आगे जाओ 5 नंबर का पॉइंट। सभी स्वर घोष या सघोष सघोष भी होते हैं, सघोष भी होते हैं। घोष या अघोष, घोष या सघोष। घोष का अर्थ होता है गुंजन, गूंजना। जिन स्वरों के उच्चारण करने पर हवा गूंज करके बाहर निकले, हवा गूंज करके बाहर निकले, उन्हें घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। तो सारे स्वर होते हैं जो 11, मैंने लिखा सभी स्वर, मतलब जो 11 जो स्वर है ना अपने, वो उनको घोष या सघोष के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अब नंबर 6, सभी स्वर अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा जाता है। व्यंजन आगे अपन पढ़ेंगे। तो अल्प प्राण के का परिभाषा होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकले। अल्प का अर्थ होता है कम, कम श्वास वायु। जिन स्वरों के उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण स्वर कहते हैं। तो सभी जो 11 स्वर होते हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं दोस्तों। पहली नंबर 5 का जो पॉइंट है वो है कि सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट। और नंबर 6 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट हैं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और आपको ये ध्यान भी रखना अच्छी तरह से कि सभी जो स्वर होते हैं वो घोष या सघोष होते हैं, और सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। तो दोस्तों ये आज अपन ने स्वरों को के बारे में पढ़ा, आपको जरूर समझ में आया होगा आज जो अपन ने पढ़ा है वो। और एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको। उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर 4 प्रकार के बताए मैंने। कंठ्य स्वर ए आ, तालव्य स्वर ई ई ए ऐ, मूर्धन्य स्वर री, और औष्ठ्य स्वर उ उ ओ औ, उ उ ओ औ। ये गिनती में 11 होने चाहिए दोस्तों, चारों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसलिए आप गिनती में 11 भी होने चाहिए। गिनती की दृष्टि से गिन के देख लेना आप, अगर कम है कहीं तो आपका उत्तर गलत है। फिर आगे आएगा दोस्तों विशेष तथ्य। क्या आएगा? विशेष तथ्य आ जाएगा। फिर औष्ठ्य के बाद में विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य में अयोगवा, अयोगवा अंग और ए को अयोगवा है कहते हैं दोस्तों। अंग और ए है, ये अंग और ए दोस्तों क्या कहलाते हैं? अयोगवा है। अंग और ए है। ग्रहित आगत मेहमान स्वर ओ को आ प्लस ओ से मिलकर के बना, आ और ओ से। आरटीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। यह अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर इसका प्रयोग होता है। कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, ये इसको ग्रहित स्वर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। क्या नाम से जाना जाएगा सो दोस्तों? ग्रहित स्वर के। फिर 3 नंबर अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु लगा करके दर्शाया जाता है दोस्तों।
ठीक है। फिर आता है निर्नुनासिक या अनुनासिक, निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर। तो इसमें आवाज सिर्फ मुख से ही बाहर निकलेगी, सिर्फ मुख के द्वारा ही बाहर निकलेगी। तो अपने जो 11 जो मूल स्वर है ना, वो है इसके उदाहरण, उनको निर्नुनासिक या अनुनासिक नाम से भी जाना जाता है। मूल जो 11 स्वर थे इन्हें दोस्तों। फिर आती है सभी स्वर घोष या सघोष भी होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर घोष या सघोष। इनके घोष या सघोष और अल्प प्राण, इनके बारे में अपन जब व्यंजनों के बारे में अपन दोस्तों चर्चा करेंगे तब मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। शुभ दिन, शुभ समय।